नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। बजट वही अच्छा माना जाता है जिसे देखकर आम आदमी कह उठे कि वाह, सरकार ने क्या गजब का बजट पेश किया है। यहां आम आदमी का मतलब गरीब, मध्यम वर्ग, युवाओं, नौकरी पेशा लोग और महिलाओं के साथ पेंशन भोगी लोगों से भी है। आज हम इस बजट से इन्हीं आम लोगों की आर्थिक सेहत पर पड़ने वाले असर पर चर्चा करेंगे। समझेंगे कि जो कुछ बजट में ऐलान हुए हैं, क्या वाकई में एक आम आदमी को कुछ मिला भी है या नहीं? क्या उसे राहत मिली है या उसकी आफत बढ़ी है? न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में बदलाव से क्या नौकरी पेशा लोगों को फायदा हुआ है? महिलाओं, सीनियर सिटीजन्स के लिए बजट में क्या खास रहा? युवाओं के लिए रोजगार के मोर्चे पर क्या क्या मौके मिले हैं? और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी जो है वो किस दिशा में जा रही है? क्या हमारी इकोनॉमी हेल्दी होगी या प्रेशर आएगा? करेंगे इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया। इस बजट को देश के विकास की दिशा में अहम कड़ी माना जा रहा है। गरीब गुरबों से लेकर नौकरी पेशा लोगों के साथ युवाओं, महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बजट खास माना जा रहा है। बजट में खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। गरीब और कामगार वर्ग के लिए चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी बजट में खास प्रावधान किया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि आम आदमी के लिए बजट में क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले इनकम टैक्स की बात करते हैं। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को और फायदेमंद बनाने की कोशिश की है। आयकर की नई व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपए की छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर किसी की इनकम 7 लाख रुपए से कम है और वो नए टैक्स रिजीम को अपनाता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब बात करते हैं गरीब गुरबों की। वित्त मंत्री ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बजट में अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। वहीं बजट में पीएम आवास योजना की आवंटित राशि 66% तक बढ़ा दी गई है। अब देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की बात करते हैं। सरकार ने बजट में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर महिला सम्मान बचत योजना नाम से एक योजना का ऐलान किया है। इस योजना में 2 साल के लिए 2 लाख रुपए तक की जमा राशि पर 7.5% के फिक्स रेट ब्याज मिलेगा। इस स्कीम में कोई महिला या बालिका शामिल हो सकती है। इस योजना में आंशिक निकासी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अब बात बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा की करते हैं। बजट में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत 15 लाख रुपए तक की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही मासिक आय खाता स्कीम के तहत मौजूदा 4.5 लाख रुपए की लिमिट को बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने की बात कही गई है। बजट में नई टेक्नोलॉजी के साथ युवाओं को जोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके लिए देश में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान खोले जाएंगे। इससे अनुसंधान के क्षेत्र में फायदा मिलेगा। वहीं यूथ को स्किल ट्रेनिंग के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च किया जाएगा। इसमें 3 लाख युवाओं को एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग जैसी एडवांस्ड तकनीकी की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं 47 लाख युवाओं के लिए पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत सरकार 3 साल तक स्टाइपेंड देगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट के पिटारे से आम आदमी की उम्मीदों और सपनों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सरकार की तरफ से कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ी गई, लेकिन इसके बावजूद क्या वाकई में वेल रिसीव्ड बजट है ये? क्या वाकई में ये आम आदमी को राहत देने वाला है? परत दर परत हम इस पर करेंगे चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का करा दें। हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, जो कि चेयरमैन हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के और देश के जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं रजनीश सिंह, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं सिंपली एचआर के। रजनीश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है प्रबलीन वाजपेयी, जो कि फाउंडर हैं फिनफिक्स की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रबलीन जी हमारे शो पर। बग्गा सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। अब तो काफ़ी एनालिसिस हो गया होगा, आपने बहुत सारी लेयर्स स्टडी कर ली होंगी,
एंड आई एम श्योर आप जब तक 3-4 बार स्टडी नहीं कर लेते हैं बजट को, किसी नतीजे पर आते नहीं हैं। अब क्या लग रहा है सर, 24 घंटे के आसपास होने वाले हैं बजट को आए हुए, ज़्यादा ही हो गए हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई में ये एक आम आदमी को मजबूती देने वाला बजट है? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बजट है। स्पेशली जो कैपेक्स की तरफ रुझान रहा है वो बहुत अच्छा है। और अक्रॉस सेक्टर्स कुछ ना कुछ रियायत, कुछ सब्सिडी, कुछ प्रोत्साहन, कुछ इनिशिएटिव। अब देखें तो 300 ऐसी स्कीम्स हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आ गई हैं। आप नंबर्स देखिए तो अनप्रेसिडेंटेड नंबर है। उज्ज्वला से लेकर आवास योजना, आप कुछ भी हाथ लगा के देखिए तो बहुत काम किया गया है पिछले 9 सालों में, और ये बजट उसका पीक है। अब रही बात जो रियायतें दी गई हैं स्ट्रेट अवे टैक्स वगैरह में, तो वो वित्त मंत्री ने भी कहा कि लगभग 36,000 करोड़ का रेवेन्यू उससे निकलता है। तो वो तो बहुत ही एक छोटी मात्रा है। अगर 6 करोड़ आपके टैक्स भरने वाले लोग हैं जो टैक्स रिटर्न भरते हैं, जिसमें से 3 करोड़ तो जीरो टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो मात्रा तो छोटी है। बट ओवरऑल बजट देखें तो काफी चीजें बहुत अच्छी लोगों के हित में की गई। बट सर इसमें सिग्नलिंग क्या है, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इसमें कैपेक्स बढ़ाकर ये कोशिश तो की गई है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेजिंग करे कि हम खर्चा करने को तैयार हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, हम ऐसे खर्च करने को तैयार हैं जहां से वापस इकोनॉमी में पैसा आ सके, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे साफ तौर पर। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सरकार कोई प्रेशराइज कर रही हो इकोनॉमी को, क्योंकि फिजिकल प्रूडेंस भी दिखाने की कोशिश की आपने, फिजिकल डेफिसिट भी आप कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम कैपेक्स भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार खर्च करना चाहती भी है और नहीं भी करना चाहती है। तो एग्जैक्टली मन में क्या चल रहा है? नहीं, बहुत सही बात की दीपक जी। आपको ये देखना है आमदनी कितनी है। आमदनी है 28 लाख करोड़ की, नेट टैक्स ऐड करके 28 लाख करोड़ की आमदनी है। 45 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है। तो 17 लाख करोड़ आप डेफिसिट में है। फिजिकल डेफिसिट जो है 17 लाख करोड़ है। ये दूसरी बात है, क्योंकि 300 लाख करोड़ का जीडीपी है तो ये 17/300 ये छुप जाता है, 5.9 पे आ जाता है। तो ये आपको सोच के चलना है कि आमदनी तो 28 है, खर्चा 45 कर रहे हैं, तो 17 लाख करोड़ तो सिटीजन्स के लिए ही स्पेंड किया जा रहा है एक्स्ट्रा, जो सरकार की आमदनी नहीं है। तो प्रूडेंशियल क्यों हम इसको कह रहे हैं? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4% बढ़ा है, जबकि कैपेक्स 33% बढ़ाया गया है। और कैपेक्स की क्या सिफत क्या है? कैपेक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में डालने के लिए वो 4 से 8 गुना जीडीपी पे इम्पैक्ट आ जाता है। आप गांव को सड़क से जोड़ देते हैं, पुल से जोड़ देते हैं, रेलवे लाइन से जोड़ देते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, पोर्ट बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कनेक्टिविटी आ जाती है उसके चलते फिरते जीडीपी पे 4 से 8 गुना हर रुपया जो आप खर्चते हैं उसका इंपैक्ट हो जाता है। 4 गुना आप ले लीजिए पहले 2 सालों में, और फिर ओवर 5-6 सालों में 8 गुना तक इंपैक्ट हो जाता है। ये जो 10 लाख करोड़ आप डालते हैं उसका लगभग 70-80 लाख करोड़ का इंपैक्ट आपके जीडीपी पे आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाता है, लिंकेज बढ़ाता है, और ये जो डी ग्लोबलाइजेशन छिड़ा है, इससे चाइना +1 आ रहा है, फ्रेंड शोरिंग का एक माहौल आ रहा है कि फ्रेंडली नेशंस को सप्लाई चेन दिए जाएं, उसमें भारत अग्रसर हो सकता है जिस तरह की ये बजट है। एब्सोल्युटली। और ये इसलिए हम क्वालिटेटिवली प्रूडेंशियल है, प्रोग्रेसिव है और परसिस्टेंट भी है बजट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ठीक है सर। रजनी सर, जॉब्स को लेकर मैं पढ़ रहा था, मैं रिएक्शंस भी देख रहा था, मैंने कई लोगों से बातचीत भी की, तो एक तो सीधा सीधा जो थोड़ी सी मायूसी जॉब को मोर्चे पर लोगों को हाथ में लगी कि आपने जॉब शब्द का जिक्र नहीं किया बहुत ज्यादा, आपने सीधे जॉब्स की बात नहीं करी। हालांकि जैसे बग्गा सर कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जब कैपिटल एक्सपेंडिचर जब धरातल पर
उसको खर्च किया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उससे जॉब्स आएंगी। लेकिन ऐसा लगा नहीं कि जैसे सरकार इस बार जॉब्स शब्द को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हो या बहुत ज़्यादा उस पर होमवर्क हुआ हो। तो क्या हम थोड़ा सा मायूसी भरा जॉब्स को लेकर कहें इस बजट को, या आपको लग रहा है कि कुछ है छिपा हुआ जिससे जॉब्स जनरेट होंगे? देखिए दीपक, मेरा सबसे बड़ा जो एक एनकरेजिंग साइन लगा बजट में वो था जो हमारी इन्वेस्टमेंट हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने की बात कर रहे हैं। इसके बारे में भी कि मैं काफी बार आपके शो पे भी बात किया हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें काफी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और वो कहीं ना कहीं जॉब जनरेशन में हेल्प जरूर करेगी। मेरी मायूसी दो पॉइंट्स पे काफी है और वो दोनों बड़े जॉब से लिंक्ड हैं। एक तो था कि हेल्थ केयर पे हमने कुछ भी ज्यादा उस पर कोई इंक्रीज नहीं किया, अभी भी 2% ऑफ जीडीपी है, जो कि अगर आप सिचुएशन देखेंगे इंडिया की तो मैं मान के चलता हूँ कि हेल्थ केयर पे अगर हम लोग और इन्वेस्ट कर पाते तो अच्छा होता, जॉब जनरेशन और भी होती उसमें। तीसरा जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि स्टार्टअप्स के बारे में ज्यादा हम लोगों ने सुना नहीं बजट में। पिछले साल तक तो स्टार्टअप इंडिया का काफी जिक्र था और हमने सुना भी, काफी यूनिकॉर्न्स भी हुए, मगर इस साल बजट में ऐसा कोई हमें इंडिकेशन नहीं मिला या कोई एक एनकरेजमेंट, कोई स्टेटमेंट नहीं मिला जिससे कि स्टार्टअप को एक इकोसिस्टम को कोई सपोर्ट मिले, जो कि अगेन जॉब क्रिएशन में हेल्प करेगा। बिकॉज जितने स्टार्टअप्स को हम लोग सपोर्ट करेंगे तो उतने जॉब क्रिएट होंगे, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा बढ़ेंगे तो उतनी ही जॉब्स भी बढ़ेंगी। चौथे को मान के चलना है कि आईटी सेक्टर डिजिटल पे काफी फोकस है, जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत ही बड़ा एक सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट के तौर पे। मैं अभी भी मिक्स्ड रहूंगा उसके ऊपर, होल्ड करूंगा अपना स्टेटमेंट। आई वुड लाइक टू एक्चुअली वॉच कि किस तरह ये सेक्टर ग्रो करता है। अभी ये काफी टर्मोइल में है, हम लोग देख रहे हैं दुनिया भर में कितने जॉब कट्स हो रहे हैं इस सेक्टर में, तो हमें इस सेक्टर को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ओवरऑल मैं बोलूंगा कि थोड़ा मिक्स्ड है और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि जॉब के ऊपर ज्यादा हमारी एक्चुअली चर्चा नहीं। एब्सोल्युटली। तो ये थोड़ा सा जॉब के लिए इन टर्म्स ऑफ अनाउंसमेंट अगर आप कहें, हालांकि जो सरकार जिस सोच के साथ खर्च बढ़ाने पर फोकस कर रही है, स्वाभाविक रूप से उसमें कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन तो होंगे ही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जॉब का जिक्र नहीं किया गया। थोड़ा सा मायूसी इस लिहाज से कही जा सकती है। प्रबलीन जी, अब एक जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, कल से हर कोई यही पूछ रहा है, कंफ्यूज हो गए सब लोग कि, और सीधा सीधा मैं भी आपको उन्हीं का सवाल पूछ रहा हूँ, ओल्ड रिजीम लें या न्यू रिजीम अब ठीक है? दीपक जी, आप टैक्स स्लैब बताइए, मैं बता दूंगी कौन सी बेटर है। बट अगर मैं आपको 3 डिफरेंट टैक्स स्लैब्स नहीं प्रबलीन जी, पहले तो ये बताइए, जब आप फॉर्म भरेंगे इस साल तो डिफॉल्ट में आएगा न्यू रिजीम, तो वहां पर चेक करना है ऑप्शन ओल्ड रिजीम का क्लिक करना है या डिफॉल्ट ही रहने दें? आई थिंक बहुत जल्दी बहुत लोग न्यू की तरफ ही चले जाएंगे, बिकॉज जो डिफरेंस भी निकल के आ रहा है डिफरेंट टैक्स स्लैब्स में, दीपक जी, वो बहुत ज्यादा नहीं है। और उसको अचीव करने के लिए आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन एक साइजेबल अमाउंट की होनी चाहिए। जैसे अगर हम 10 लाख का एक टैक्स स्लैब लें तो वहां पे आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 2.65 लाख की अगर है तो आप ब्रेक इवन कर जाते हैं। यानी कि अगर आपको ओल्ड रिजीम में फायदा चाहिए तो आपकी 2.65 लाख के ऊपर की डिडक्शंस होनी चाहिए। जिसके पास होम लोन है उनके लिए पॉसिबल है, या मेडिक्लेम है, बाकी चीजें हैं। अदरवाइज, और ये मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन के जो 50,000 है उसको हटा के बोल रही हूँ, बिकॉज वो दोनों में अब मौजूद है तो एक तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उसको हटा के आपको 2.65 लाख करना है। तो हम ब्रेक इवन करते हैं। अगर हम 12 लाख के टैक्स स्लैब की बात करें तो आपके पास 3,15,000 के एडिशनल डिडक्शंस होने चाहिए, उसके बियॉन्ड होने चाहिए कि आप बेनिफिशियल हो ओल्ड स्कीम में। और अगर आपको 15 लाख और अबव के आप टैक्स स्लैब में हैं, 5 करोड़ से नीचे, तो आपके 3.75 लाख का मिनिमम डिडक्शन हो तो आप ब्रेक इवन कर रहे हैं, और उसके ऊपर के होंगे तो ही आप बेनिफिट होते हैं। यानी कि जिसके पास ब्रॉडली होम लोन नहीं है, एचआरए वगैरह का उनका कुछ ज्यादा इनपुट नहीं आता है, वहां पे धीरे धीरे करके मैं मानूंगी कि, और एक 10 to 15-20,000 का जो डिफरेंस है, धीरे धीरे करके न्यू रिजीम की तरफ ही गवर्नमेंट का पुश है, और मेरे ख्याल से आगे चल के हमें वही ज्यादा देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली। अब एक चीज जो हमें समझ में आ रहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं बग्गा जी से समझना चाहूंगा इस चीज को। ऐसा लग रहा है कि सरकार कह रही है
कि भाई अब सेविंग करने की आवश्यकता नहीं है आपको, अब सेव मत कीजिए, अब आप खर्चा कीजिए। खर्चा करेंगे तो इकॉनमी में आएगा, इकॉनमी में आएगा तो फिर उस इकॉनमी का पहिया घूमेगा। तो ये जो शिफ्ट है सरकार की अप्रोच का, क्या वाकई में एक आम आदमी के लिए, क्योंकि आम आदमी डरता है, आम आदमी चाहता है कि उसके हाथ में पैसा आए, बचत हो। अब बचत के अगर मौके सरकार एक तरह से लेने की कोशिश कर रही है, जो कि सरकार का ये कहना है कि ये हित में है देश के, लेकिन क्या वाकई में हम अभी तैयार हो पाएंगे, हमारा समाज इसके लिए तैयार है अभी या नहीं है, या शायद हम ही समझने में गलती कर रहे हो सरकार की बात को? बग्गा सर से भी पूछेंगे और हमारे रजनीश सर से और प्रबलीन जी से भी राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बजट में एक आम आदमी को क्या मिला है? हम कैपेक्स की बात कर रहे हैं, हम तमाम तरह के खर्चों की बात कर रहे हैं, बजटरी एलोकेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के सार में एक आम आदमी के लिए क्या कुछ निकल कर आ रहा है, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। बग्गा सर के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, एक चीज़ में ये भी कहा जा रहा है कि कैपेक्स जो है वो सरकार को ही क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? हमारी इंडस्ट्री में सर वो अभी इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया कि वो अपना कैपेक्स जो है वो बढ़ाएं, ऐलान करें, कुछ दिखाएं? क्या भरोसा नहीं है सर, या अभी माहौल नहीं बन पाया है, अभी हम उबर नहीं पाए? हालांकि सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हुए सीए साहब ने एक बात पे अपनी एम्फेसाइज किया था अपनी प्रेजेंटेशन में, बार बार वो कह रहे थे कि हम बाहर आ चुके हैं रिकवरी मोड से, कोविड चला गया, अब उसके बारे में कोई बात मत कीजिए, अब हम बिल्कुल सही पटरी पे आ गए हैं। लेकिन इंडस्ट्री में हम अभी देख रहे हैं कि तो क्या सरकार के भरोसे ही बैठे रहे कैपेक्स के? इंडस्ट्री में वो कॉन्फिडेंस कब आएगा सर? नहीं, और इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ रहा है दीपक जी। और इस बारी का इकोनॉमिक सर्वे अगर देखें, उन्होंने 1998 2002 के साथ उसका कंपैरिजन किया जहां हम अभी पहुंच गए हैं। और अगर आप याद करें 2003 से 2012 में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह का क्रेडिट एक्सपेंशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन भारत में हुआ था, वो अनप्रेसिडेंटेड था। तो उसी लेवल पे हम पहुंच गए हैं, यही निष्कर्ष निकला इकोनॉमिक सर्वे का। कब आप नई फैक्ट्री डालते हैं? जब आपका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% से ज्यादा हो जाता है, तब आप कहते हैं देखिए मेरा खपत तो है, मेरा डिमांड है और मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, तो नया फैक्ट्री लगाना शुरू करते हैं। अब इकोनॉमी वाइड हमारा आउटपुट गैप जो है वो अब इस लेवल पे आ रहा है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% हो गया है, कुछ सेंटर्स में 85% भी चल रहा है। तो ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के चलते प्राइवेट कैपेक्स आएगा अगले साल में। आप देखिए जो एल&टी के सीएफओ का इस बारी अर्निंग्स कॉल था, एल&टी का ऑर्डर बुक 3,85,000 करोड़ का है, उसमें से 32% पब्लिक है और 68% प्राइवेट है। तो आप एल&टी जो सबसे दिग्गज आप सोच सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, उसके पास 2.25 लाख करोड़ प्राइवेट कैपेक्स पड़ा हुआ है। तो केवल ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी ही नहीं, बाकी फैक्ट्रियों के तौर पे भी प्राइवेट कैपेक्स आ रहा है। आप मोबाइल फोन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, जहां भी पीएलआई आया है वहां पे हम देख रहे हैं नए फैक्ट्रीज आ रहे हैं। और इसका एक और आपको इंडिकेटर मिलता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स आपका बढ़ा है, कॉर्पोरेट टैक्स जो तेजी से बढ़ा है पिछले साल में, वो दिखाता है कि आपकी इंडस्ट्रीज अच्छा कर रही हैं, डीलेवरेज हो गई हैं और उनके पास अब कैपिटल एक्यूमुलेशन हुआ है, प्रॉफिट से कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिससे नई फैक्ट्रियां लगेंगी। बट इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई नहीं खर्चता। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार कोई रेलवे, पुल, रोड्स तो सरकार को ही बनानी पड़ती हैं, कोई रोड नहीं बनाएगा ना उसमें क्षमता है, क्योंकि वो 15-20 साल लग जाएंगे आपको ब्रेक इवन करने में, तो वो तो सरकारें ही बनती हैं। तो पहले आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसके ऊपर प्राइवेट कैपेक्स आता है। तो ये बहुत जरूरी है। एक और चीज जो रहती है, क्राउडिंग आउट ना हो। अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है, सरकार ही बहुत सारा पैसा मार्केट से हर साल बोरो कर रही है अपना डेफिसिट को फंड करने के लिए, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज क्राउड आउट हो जाते हैं। उनके लिए जो हर्डल रेट है ब्रेक इवन का बहुत हाई हो जाता है। वो अच्छा हुआ है कि प्राइवेट ये फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में लाया जा रहा है, जिससे क्षमता बढ़ेगी बैंक्स की लेंड करने को इंडस्ट्री को,
प्राइवेट कैपेक्स करने के लिए। तो माहौल बन रहा है दीपक जी, बट 1 साल लगेगा। इलेक्शंस के चलते वैसे ही लोग हाथ रोक लेते हैं, तो 2024 तक थोड़ा सा धीमे रहेगा, उसके बाद टेक ऑफ करेगा। यानी कि जितने भी क्रिटिसिज्म हो रहे हैं इस बजट को लेकर वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इमीडिएट इंपैक्ट शायद इस बजट के ना हो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर हम चलेंगे तो फिर धीरे धीरे इसके इंपैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। ये इसका क्रक्स आप कह सकते हैं। रजनी सर, एक जो मैं देख रहा था कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, हमने कल बजट आउट ऑफ द बॉक्स या बजट जरा हटके करके एक सेगमेंट भी चलाया था, उसमें हमने जिक्र किया ये जो यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम है जिसमें 30 अलग अलग स्किल सेंटर खोलेंगे और पहली बार शायद सरकार ने इस शब्द का प्रयोग किया डिमांड बेस्ड स्किल। आपके साथ इतने सारे शोज हमने किए हैं, आपके द्वारा भी सुझाव आया, हमने भी कहा कि आप उन स्किल पे फोकस कीजिए जिनकी डिमांड है, तो ये थोड़ा सा इस दिशा में अच्छा कदम सर। बिल्कुल मैं मानूंगा, जैसे मैंने अभी पहले भी स्टेटमेंट दिया कि जो फोकस आईटी और डिजिटल पे डाल रहे हैं और उसमें अगर हम लोग स्किलिंग की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा मूव है। हमें इस एरिया में फोकस बिल्कुल रखना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए, इसमें अपने युवाओं को तैयार करना चाहिए जितनी आगे और अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जैसा कि हमारी पैनल से भी डिस्कशन चल रहा है कि काफी लॉन्ग टर्म फोकस है, तो हमें इम्पोर्टेंट खाली इसमें दीपक जी एक खाली हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि स्कीम्स काफी अनाउंस होती हैं सरकार की तरफ से, ग्राउंड पे क्या रियलिटी है, कितना लोग उसका यूज कर पा रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। अदरवाइज मैं मान के चलता हूँ कि इस तरह की स्कीम डेफिनेटली युवाओं के लिए काफी बेनिफिशियल होगा और एंड में आईटी सेक्टर डिजिटाइजेशन की तरफ भी हमारा काफी इसका आपने बेनिफिट बहुत होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि इंप्लीमेंटेशन पर भी पूरा फोकस रखना पड़ेगा। अनाउंसमेंट्स ठीक हैं, इंप्लीमेंटेशन हालांकि सुधरा है, बीते सालों की तुलना में हमने देखा है लगातार इंप्लीमेंटेशन लेवल हमारा ठीक हो रहा है। प्रॉब्लम जी, आखिरी सवाल, कहा यह जा रहा है कि आपने इंश्योरेंस को तो डिस्करेज कर दिया, इंश्योरेंस पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये मोटा मोटा धारणा है, तो ये मिथ है या रियलिटी है? दीपक जी, आप 5 लाख से कम का अगर प्रीमियम का कोई इंश्योरेंस करा रहे हैं तो फर्क नहीं है। तो एक तरीके से जहाँ पे सुपर रिच को इन लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम की तरफ मोटिवेट करके 39% पे आपका जो फाइनल टैक्सेशन बनेगा, वहां पे जो कुछ तरीके के लूप होल्स थे, जैसे हमने देखा कि एलआरएस के थ्रू बाहर पैसा भेजना, उस पे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बढ़ा दिया है, एमएलडीज को टैक्स कर दिया है। उसी तरीके से आई थिंक इंश्योरेंस वाज अ लूप होल और उस लूप होल को प्लग किया गया है बिकॉज वहां पे रिटर्न्स हमारे टैक्स फ्री होते हैं। एंड आई थिंक ये इस डायरेक्शन में भी एक बहुत अच्छा डिसीजन है बिकॉज वैसे भी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स और लाइफ कवर एंड हेल्थ कवर जो आपकी इंश्योरेंस है उसको सेपरेट रखना चाहिए। तो आई थिंक उस लिहाज से ये एक अच्छा कदम है, बट ऑफ कोर्स इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमने इंश्योरेंस कंपनीज पे देखा, कल स्टॉक्स ने काफी रिएक्ट किया था। सो बट इट्स अ गुड स्टेप, एक मिस सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक लूप होल को प्लग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। अजय बग्गा सर, थैंक यू सो मच, आपने दर्शकों के लिए वक्त निकाला। रजनीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रबलीन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।